नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मज़े आ रहे हैं? लॉकडाउन के पूरे मज़े ले रहे हो? चलो बेटा, इसके साथ साथ पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। और आज हम फिज़िक्स से स्टार्ट करेंगे। फिज़िक्स का जो रूट है, आपको पता है कि फ़िज़िक्स में जब आप न्यूमेरिकल करने जाते हो, स्पेसिफ़िकली जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12th के बच्चे या 11th के बच्चे जो बायो पढ़ते हैं, उनके लिए फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत बड़ा पहाड़ है। तो उसके लिए जैसे मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ अपने 9th-10th के वीडियो में कि पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, इसके बाद न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे करना है। तो उसी के लिए जैसे हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स इन फिज़िक्स को अगर हम देखें तो उसमें वेक्टर्स भी आता है, ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, कैलकुलस भी आती है। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन दोनों आते हैं। तो ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसके पहले हमें एक जो मैथ्स है जो फिज़िक्स में यूज होने वाली है, स्पेशली बेटा ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे बायो पढ़ रहे हैं, बायो के साथ फिज़िक्स भी पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 वीडियो जो हैं इनको आप देखो, इसके बाद हम फिज़िक्स के चैप्टर्स में आएंगे। तब आपको लगेगा कि हाँ फिज़िक्स इतना आसान है। जब आप इनकी हेल्प लोगे, इनको वहाँ अप्लाई करोगे कॉन्सेप्ट को, तब आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं, आपको सब आराम से निकलता चला जाएगा। ज़्यादा उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर। तो जैसे वेक्टर्स स्केलर्स आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो। थोड़ा सा डेफिनेशन, वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, और स्केलर को ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए। इसमें बेटा वो वही है, कुछ नया नहीं है बस, बट उसको थोड़ा वाइड किया गया, उसको समझने के लिए थोड़ा उसको वाइड किया गया। घबराने की जरूरत नहीं ज़्यादा, उसको आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, पहले वेक्टर क्या है, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? एनी क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड फॉर इट्स कंप्लीट डेफिनेशन इज नोन एज वेक्टर। स्केलर क्या है? सिंपली विच डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन। जैसे हम बोलते हैं 5 kg, उसका मास 5 kg, तो 5 kg किधर है? नॉर्थ में, ईस्ट है, वेस्ट है, कुछ हमसे कोई मतलब नहीं। अगर हम बोलते हैं कि कार 5 मीटर पर सेकेंड जा रही है, या 10 किलोमीटर पर आवर या पर मिनट जा रही है, तो उसको हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। जैसे आपसे कोई कहता है कि भाई ये लो, पत्थर लो, उसको थ्रो करो, उसको मारो, तो किसको मारो? तो जो कहने वाला उसी को आप मार दोगे जब तक वो डायरेक्शन नहीं बताएगा। तो उसको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, उस डायरेक्शन क्या उसको हिट करो या उसको हिट करो, तो उस डायरेक्शन उसको बतानी पड़ेगी। तो वही आपकी डायरेक्शन है। ठीक है बेटा, तो ये डेफिनीशन है स्केलर और वेक्टर की। इसके बाद वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं इसमें आप देखोगे बेटा। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर 2 बार आ गया बेटा, इसको हटा दो। तो जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर, और इसमें WLT क्या वो बताऊंगा मैं। अब ये हमें कंटेंट्स इस वीडियो में कवर करने, ताकि 2 वीडियो में या 3 वीडियो मैक्सिमम जो भी मैथ्स यूज होने वाली है फिजिक्स में वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज कोई वेक्टर है, तो ए, और इसके ऊपर हम एरो लगाते हैं। एरो हेड का मीनिंग क्या बेटा? ये डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अभी इसमें तो एरो कोई लेंथ नहीं है, बट जब हम इसकी लेंथ शो करते हैं, इस टाइप से हमने 2 डिफरेंट लेंथ शो की, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो आपसे कोई पूछेगा कौन सा वेक्टर बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो आपको इसको देखना पड़ेगा किसकी लेंथ ज़्यादा है, उसके बेस पे आपका आंसर होगा कि हाँ वेक्टर ये बी वाला बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, डायरेक्शन सेम है। जब तक डायरेक्शन आपको पता नहीं होगी तब तक आप किसी वेक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो डायरेक्शन जरूरी है, इसके बाद ही आप कंपेयर करोगे। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ सेम डायरेक्शन में, तो आप इनकी मैग्नीट्यूड देख के कितना मैग्नीट्यूड है उसके बेस पे आप इसकी डायरेक्शन बता सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर चाहिए कि मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बेसिकली, और ये जो एरो हेड है ये डायरेक्शन बताता है किस डायरेक्शन में। अगर इसको हम एरो हेड यहाँ हटा के इसको इधर कर दिए, तो वेक्टर ए की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी, तब इधर नहीं रहेगी, क्योंकि एरो हेड जो है, तो ये है एरो हेड, इसको हम बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये एरो हेड है, और इसको हम बोलते हैं टेल। ठीक है, टेल मतलब पूँछ, पीछे वाली पूँछ। ठीक है,
तो इसका मीनिंग है टेल और इसका एरो हेड। एरो हेड डायरेक्शन है और टेल आपका सबसे लास्ट में आता है, कहाँ पे वो एंड हो रहा है। इक्वल वेक्टर्स का मीनिंग क्या है बेटा? सपोज ये तो रिप्रेजेंटेशन है, दो वेक्टर हैं आपके पास ए एंड बी, इनको इक्वल वेक्टर हम कब कहेंगे? जैसे आपको पता है वेक्टर को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। सपोज एक वेक्टर ए इधर दे दिया, हॉरिजॉन्टल सपोज 30 डिग्री पे है और इसका मैग्नीट्यूड 5 है। आपका बी इधर दे दिया, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 है बट इसकी डायरेक्शन 30 डिग्री डाउनवर्ड। अब आपसे कोई कहता है कि और ए और वेक्टर में क्या रिलेशन है, तो आपको यहाँ से आइडिया होना चाहिए कि यार डायरेक्शन तो अलग अलग है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो रिलेशन क्या है? तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई ये तो डायरेक्शन तो ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड तो सेम है वो ठीक है, बट डायरेक्शन तो डिफरेंट हो रहे हैं। बट कंप्लीट डेफिनेशन के लिए डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट है तो वेक्टर कभी इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। तो कंडीशन क्या होगी? वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या होगी? मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो गई, साथ में डायरेक्शन भी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? आर इक्वल व्हेन मैग्नीट्यूड, बेटा इसको हम अगर मॉड लगा देते हैं तो इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड डायरेक्शंस आर सेम। सेम डायरेक्शन का मीनिंग क्या बेटा? अगर ए इधर जा रहा है तो बी भी इधर ही जाएगा, ठीक है। तो ये ए है, सपोज ये ए है और ये बी है, इनका अगर आप देखोगे तो लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। जैसे मैंने बताया था लेंथ इनका मैग्नीट्यूड शो करता है, तो लेंथ भी दोनों की सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इनको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर, ठीक है। इसके बाद पैरेलल वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर बेटा क्या है? इसमें अगर डायरेक्शन सेम लाइन ऑफ एक्शन है, जैसे ये आपका ये दो वेक्टर्स हैं, आप देखोगे सेम, या इसको ले लो, ये सेम लाइन ऑफ एक्शन, इसको एरो हेड मान लो, दो वेक्टर्स हैं, दोनों की लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इसको हम बोलेंगे क्या है? यूनिडायरेक्शनल वेक्टर, या एक ही डायरेक्शन में। अगर आपने इनको ऐसे पुट कर दिया तो इसमें मैग्नीट्यूड तो सेम है और एक ही लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग नहीं है, इनकी डायरेक्शन क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल है तो उनको क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर। इक्वल पैरेलल वेक्टर कब बोलेंगे? जब मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। अब पैरेलल वेक्टर क्या होगा? जब उनके मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे एक वेक्टर इतना है, दूसरा वेक्टर इतना है, तो क्या होगा? ये पैरेलल तो है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ठीक है। एंटी पैरेलल क्या हो जाएंगे बेटा? एक दूसरे के अपोजिट, इसका हेड इधर है, इसका हेड इधर है, एक दूसरे के अपोजिट है डायरेक्शन, तो इसको हम बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर, जिससे मैंने एरो से शो किया है। जीरो वेक्टर क्या है बेटा? एक पॉइंट वेक्टर। पॉइंट उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, कहीं भी ले लो, 360 डिग्री जो भी है, जहाँ भी आपको लगाना है, इसको हम डॉट से शो करते हैं, जीरो वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो होता है। सपोज इसको हम जेड से शो कर रहे हैं, जेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा और डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये एनी डायरेक्शन, इन डायरेक्शन इसकी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जीरो वेक्टर है, तो इसकी डेफिनेशन ही है कि आपको डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये तो रही बात जीरो वेक्टर की। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? जैसे नाम से क्लियर है, यूनिट का मतलब 1 और वेक्टर तो वेक्टर है ही। मतलब क्या हुआ? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन तो आपको पता ही होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर है क्या बेसिकली? अ वेक्टर हैविंग डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड ऑफ 1। जैसे हम बोले 1 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा उसका? उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर इन नॉर्थ डायरेक्शन। अगर सपोज आप कोई वेक्टर दिया, तो वेक्टर अगर कोई दिया सपोज ए, जनरली इसको हम कैप लगा देते हैं ऊपर। कैप लगाने से सपोज वेक्टर ए है, तो कैप लगाने से क्या मीनिंग हो जाएगा? ये यूनिट वेक्टर है, इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो सपोज आपको एक वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर गिवन है, इसके डायरेक्शन में आपको यूनिट चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालोगे? आप एक करो, इसका कैप कर दो और ए वेक्टर तो रहेगा ही, इसमें साथ में इसके मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड कर देना। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। जैसे सपोज आपको 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ। अब आप इसको यूनिट बनाने के लिए क्या करोगे? इसके मैग्नीट्यूड से इसमें डिवाइड करोगे। मैग्नीट्यूड कितना है? 10 है। जब हम 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या है? इसको बेटा समझते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है? ऑर्थोगोनल जैसे बेटा नाम से क्लियर है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब है
एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। जनरली हम अपने एनालिसिस में 3 डायरेक्शन लेते हैं, क्योंकि अगर आप 360 डिग्री लोगे तो डायरेक्शन, नंबर ऑफ डायरेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है वेक्टर की लैंग्वेज में। तो हम क्या करते हैं, 3 स्टैंडर्ड डायरेक्शन लेते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड डायरेक्शन लेते हो 3, एक होता है आपका एक्स, ठीक है, ये होता है वाई और ये होता है जेड। तो जब हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की बात करेंगे तो एक्स डायरेक्शन जो वेक्टर आएगा उसको हम बोलते हैं आई कैप, वाई डायरेक्शन जो आएगा उसको हम जे कैप और ये के कैप। कैप हमने क्यों लगाया? कैप का मीनिंग है यूनिट। और ये आई ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जे वाई डायरेक्शन को और के जेड डायरेक्शन को। अगर आपको माइनस जेड में जाना है तो माइनस के, माइनस एक्स में जाना है तो माइनस आई, और वाई के माइनस में जाना है। अगर सपोज इसको आप इस टाइप से लेना चाहते हो, ठीक है बेटा, तो इधर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में वाई के माइनस जे, इधर हो जाएगा माइनस के कैप, इधर हो जाएगा माइनस आई कैप। ठीक है बेटा, तो इसको हम ऐसे समझते हैं। अब आपको मैग्नीट्यूड गिवन है तो इसमें मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दोगे, उस वेक्टर की डेफिनेशन आ जाएगी। डायरेक्शन ऑलरेडी है, मैग्नीट्यूड भी आपने इसमें होकर इंक्लूड करा दिया, तो उस वेक्टर की कंप्लीट डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, एक्सियल वेक्टर क्या होता है? एक्सियल वेक्टर बेटा जिसकी डायरेक्शन फिक्स होती है एलॉन्ग द एक्सेस। एलॉन्ग द एक्सेस, जैसे कोई फैन रोटेट हो रहा है, फैन अगर रोटेट हो रहा है तो किसके एलॉन्ग होगा? सपोज ये आपका फैन है, इसकी एक्सेस ये है, तो इस एक्सेस के अबाउट रोटेट होगा। जैसे ये आपका इसके अबाउट रोटेट होगा, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर। इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है एलॉन्ग द एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब इसमें मैंने लिखा ओमेगा, एल और टाउ। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, उसकी भी डायरेक्शन एक्सियल ही होती है। एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम, उसकी डायरेक्शन भी हमेशा एक्सियल ही होती है। ठीक है बेटा, और टाउ क्या है? इसको आप टॉर्क कहते हो। टॉर्क आर, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अभी हम टॉर्क का भी इतना ही पढ़ लेते हैं हम, आर क्रॉस एफ। तो ये इसकी डायरेक्शन भी हमेशा एक्सियल होती है। एक्सियल का मतलब अलॉन्ग वन एक्सिस, तो इसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। अभी क्रॉस प्रोडक्ट क्या है इसको हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। इसके बाद लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं, पैरेललोग्राम मेथड और ट्रायंगुलर मेथड, ये सब तरीके हैं, बट हमको एक ही फॉलो करना है इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं बोला जाएगा स्पेसिफिकली ऐड द वेक्टर एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड यूजिंग द लॉ ऑफ ट्रायंगल या यूजिंग द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये सब स्पेसिफिकली नहीं बोला जाएगा। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट आपको जानना दोनों चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रायंगुलर मेथड ही अडॉप्ट करो। ट्रायंगुलर मेथड को ही आपको सीखना है, उसमें आपको दूसरा वेक्टर नहीं सीखना जिसमें आपको पैरेललोग्राम या ये सब नहीं सीखना। तो ट्रायंगुलर मेथड आपको सीखना है। तो एक्स लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन, इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। जैसे इसमें पहला मेथड है ट्रायंगुलर मेथड, दूसरा है पैरेललोग्राम मेथड जो कि यहाँ पे है। तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें आपको 2 वेक्टर दिए रहेंगे, उनको आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, उसके बेस पे उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा। ये आप सोच रहे हो कि ये सब क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? फिजिक्स में अभी चाहे आप मैं 12th की अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ। 12th में चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ो या मैग्नेटिक पढ़ो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो, या उसमें आप जाओगे अल्टरनेटिंग करंट जाओगे। ठीक है, पूरा मैग्नेट, पूरा इलेक्ट्रोस्टैट, ये सब उसमें वेक्टर भरा पड़ा है। और स्पेशली जो बायो के स्टूडेंट है उनको समझ में आना मुश्किल है। अगर आप ये क्लियर नहीं है आपको तो प्रॉब्लम है वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इसको समझो ध्यान से। जो वीडियो नहीं देखा इसको बार बार देखो ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर हो जाएंगे तो आगे दिक्कत ज़्यादा होने वाली नहीं है। आपको थोड़ा समझना, इसके बाद उसको आपको कर लेना, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, तो एडिशन वेक्टर में ये जो दोनों मेथड है बेटा, 2 वेक्टर्स के लिए हम करते हैं, लेकिन जब 2 से ज़्यादा होंगे तब क्या करेंगे? उसके लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, या तो फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको हम फॉलो नहीं करते हैं, बताऊंगा क्यों। इसको फॉलो करते हैं, और इसको हम क्यों फॉलो करते हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के थ्रू हम उनको ऐड करते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, आपको 2 वेक्टर दिए रहते हैं। 2 वेक्टर सपोज ए एंड बी गिवन। ए आपको गिवन है सपोज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए दिया है, और बी आपको दिया है वेक्टर ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें दोनों वेक्टर्स को आपको ऐड करना है सपोज। तो क्या करेंगे, ए वेक्टर को पहले आप किसी को बना लो, या बी को बना लो, या इसको बना लो। तो पहले हम क्या करेंगे, एडिशन सीख रहे हैं।
एडिशन में क्या करेंगे बेटा, वेक्टर ए को आपने ऐसे ड्रा किया जो भी था, वेक्टर बी को आपने इसका जो भी एंगल था जितना इसका एंगल हो रहा था उसको आपको शो कर देना है। सपोज यहाँ पे वेक्टर बी जो है ये, इसको थीटा ले लो बेटा, होगा थीटा है, वेक्टर बी इसके साथ थीटा एंगल पे है। तो क्या करेंगे, जो पहला है पहले के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखेंगे, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, पहले के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो हम इनिशियल पॉइंट जो था और जो फाइनल पॉइंट है, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। क्या बोलते हैं बेटा, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी का रिजल्टेंट। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, अभी तो लिखने के लिए तो हम इतना लिख दिए आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ये तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, बट इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन तो आपको पता है या निकाल लोगे, ये फाई है, तो ठीक है। तो पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं फिर डायरेक्शन निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बेटा, मैग्नीट्यूड के लिए आपको इसे आपको पता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमको दोनों निकालने पड़ेंगे इस वेक्टर को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, अभी ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाऊँगा आगे, बट अभी आप इसके लिए आपको इतना आना चाहिए। ये थीटा है तो आपको ये लेंथ फाइंड करनी है और ये भी फाइंड करनी है। सपोज ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप cos थीटा अप्लाई करोगे तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस है, ठीक है बेटा, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से बेस आ जाएगा b इज इक्वल टू एच cos थीटा। सिमिलरली आप लिखोगे sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो p अपॉन एच, तो यहाँ से आपका p आ जाएगा h sin थीटा। तो ये दोनों जो रिजल्ट आए हैं इन्हीं को आपको इसमें यूज करना है। अब आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ था, ए था, ये सपोज बी पॉइंट है, इसको बेटर होगा स्मॉल से, ठीक है, स्मॉल से शो कर दो, और ये सी पॉइंट। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल सी ए बी, सी ए बी आपको क्या चाहिए, ये आपका बी सी चाहिए। बी सी क्या है, रिजल्टेंट है, उसी को आपको निकालना है। तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए 90 क्यों है बेटा, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। तो क्या लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप लिखोगे आर, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड शो किया, या बेटर होगा पहले आप उसी के फॉर्म में लिख लो, इसके जो साइड्स हैं आप लिखोगे बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये आप लिखोगे। अब यहाँ से बी सी स्क्वायर आपको फाइंड करना है, बी सी स्क्वायर क्योंकि मैग्नीट्यूड है आर का, वो इज इक्वल टू ए सी क्या है बेटा, ओ सी प्लस ओ ए, तो इसको लिखोगे ओ सी प्लस ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, उसको आप एज इट रखोगे क्योंकि ए बी आपको डायरेक्टली पता है। तो ओ सी कितना है बेटा, ओ सी इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सपोज हम यहाँ पे लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू बी, हम सिंपली इसको ऐसे लेके चल रहे हैं। तो ए प्लस ओ ए कितना है बेटा, ओ ए अभी आपने निकाला है, ओ ए का मीनिंग ये, ओ ए का मीनिंग ये हुआ। तो ओ ए देखो बेटा कितना इसमें, ओ ए का मीनिंग बेस, बेस कितना आपने निकाला, एच कॉस थीटा, ठीक है, एच कॉस थीटा, ठीक है बेटा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा है तो बेटर होगा इसको आप, कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो इसको आप P एज्यूम कर लो, इसको आप Q एज्यूम कर लो। तो P इज इक्वल टू यहाँ पे बेस जो है B इज इक्वल टू P इज इक्वल टू दिस, एंड जो इसका Q है Q इज इक्वल टू H साइन थीटा। तो इसमें वैल्यू पुट कर देना, A प्लस ओ ए कितना बेटा P, A प्लस P का होल स्क्वायर एंड ए बी इज हाउ मच, ए बी इज नथिंग बट Q, देन Q स्क्वायर, ओके। A plus P is what? A is as it magnitude of A and P is what? P is H cos theta. Then it is A plus
एच कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड दिस इज एच साइन थीटा, एच साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इनको आप एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से 2ab 2ah। ठीक है बेटा, h क्या है बेसिकली, h आपका मैग्नीट्यूड ऑफ b, अभी बाद में पुट कर देंगे, 2ah कॉस थीटा प्लस एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो इतना होगा। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे सिंप्लीफाई करेंगे। आगे सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा इसको, ठीक है बेटा, इसको आगे सिंप्लीफाई करो तो बी सी स्क्वायर इज वाट, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर कॉस थीटा और एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक साथ लिख लो, एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah कॉस थीटा, 2ah कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब इसमें एच स्क्वायर कॉमन ले लो, एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah कॉस थीटा। अब बेटा ये आइडेंटिटी होती है, एक पढ़ा होगा आपने हाई स्कूल में, बहुत फेमस थी मैथ्स में, लोग इसको लगा लगा के बहुत खुश होते थे बच्चे, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि 11th के मैथ्स में इतनी बहुत सारी आइडेंटिटी आने वाली। तो यहाँ पे फिलहाल इतना ही लगा कि हमको खुश होना है, छोटी सी आइडेंटिटी है, इसे हमको पुट कर देना है। तो क्या होगा बेटा, ये एच स्क्वायर इंटू 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah कॉस थीटा। ठीक है बच्चा, अब इसमें एच स्क्वायर इज वाट, एच इज इक्वल टू बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah की जगह हम बी रख देंगे, बी कॉस थीटा। तो फाइनली जो बेटा बी सी स्क्वायर आया, यह ए स्क्वायर ही अरेंज कर लो इसको, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इतनी वैल्यू आई। ये बी सी स्क्वायर, बी सी क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो इसको आप क्या लिखोगे या नीचे लिख दो, बी सी जो वाट मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये बेटा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देन आर, इसको रूट ले लो, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये बेटा जब दो वेक्टर्स को आप ऐड करोगे तो ये इसका रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रिजल्टेंट जहाँ भी दो वेक्टर्स का आपको यूज करना है तो ये आप इसको टिप पे होना चाहिए, माउथ पे होना चाहिए कि हाँ आर इज इक्वल टू दिस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो इसके बेस पे हो जाएगा। अब इसी को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसको आप ले लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, इसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्शन डिस्कशन करते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसका हम सब्ट्रैक्शन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे बेटा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, क्या चेंज करना है इसमें देख लो। सब्ट्रैक्शन में हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दे रहा हूँ कि डायरेक्ट तो आपको बताऊँगा। उससे पहले बेटा होगा इसकी डायरेक्शन, आप देख लो, डायरेक्शन ऑफ आर, तो क्या होगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, आर क्या है, रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट है बेटा, ए एंड बी का। तो इसकी डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, फाई है, तो क्या लिखोगे, tan फाई इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में आपको जाना है, बड़े वाले ट्रायंगल में ही आप ऊपर लिख दो, इन ट्रायंगल CAB एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A 90 डिग्री है, तो tan फाई वही आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में लगाना है, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा, AB अपॉन बेस कितना है, पूरा AC। ठीक है, तो यहाँ पे tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, AB कितना है Q, तो हो जाएगा Q अपॉन A प्लस P,
क्यू कितना निकाले थे बेटा, याद करो, ये निकाले थे हम एच साइन थीटा अपान ए, ये तो आपका यही रहेगा, प्लस पी कितना बेटा, पी है आपका एच कॉस थीटा, इसको आप लिख सकते हो, एच हमारा बी था तो बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये डायरेक्शन के लिए अगर हम फाई लिखें तो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, इसको लिख दो बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये बेटा फाई हो जाएगा, जो इसकी डायरेक्शन को बताएगा 30 डिग्री 40 डिग्री कितना भी होगा उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ऑल अबाउट एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी आपको मैंने बताया और डायरेक्शन भी कैसे फाइंड करना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसको अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसको बेटा ध्यान से देखना, स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, तब आपको ये सभी चीज़ें समझ में आएंगी। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लो, इसी रिजल्ट को हम बेसिकली यूज करेंगे, ठीक है बेटा। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है हमको, इसको आपको वेक्टर को जहाँ बी था इसका एंटी पैरेलल, यहाँ पे आपने पढ़ा था एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको बी लाना है। अब इसको आप ज्वाइन कराओगे तो रिजल्टेंट सपोज आर डैश से ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो वैसे यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है। फिर इस ट्रायंगल में आपको लेना है, छोटे वाले में, इस ट्रायंगल में लेके आपको सपोज ये टी है पॉइंट, सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर ओ डैश सी स्क्वायर प्लस ओ डैश टी स्क्वायर करने के बाद उसको आपको ओ डैश सी इस टोटल में से इसको माइनस कर देना। तो फाइनली जब आप इसमें सब्ट्रैक्शन में रिजल्टेंट निकालोगे, सब्ट्रैक्शन में जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट में b इज इक्वल टू माइनस बी पुट कर देना। तो जो r आएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है बेटा। तो r इज इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड है, इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली आपको डायरेक्शन फाइंड करना है इसकी, फाई डैश। तो फाई डैश के लिए बेटा क्या करना है, इसमें भी आपको वही करना है जो आपने निकाला था अभी, कितना आया था फाई, याद करो, फाई इक्वल टू आया था tan इनवर्स बी कॉस बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें आप चाहो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज इसमें आपको b इज इक्वल टू माइनस बी पुट कर देना है, ठीक है। साथ में आपको थीटा भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसको आप चेंज करके इसको डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो। अगर नहीं निकाल पा रहे तो मैं निकाल दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये पॉइंट ओ था, ये वाला पॉइंट ओ था, ठीक है। तो tan फाई क्या हो जाएगा बेटा, tan फाई डैश, सपोज tan फाई डैश इज इक्वल टू ओ डैश ए ओ डैश टी अपान बेस क्या हो जाएगा इसमें, सी ओ डैश। अब इसमें ठीक है बेटा, इसको एक सेकंड दोबारा लिख लेते हैं, tan फाई डैश इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस ओ डैश टी अपान ओ डैश सी, ठीक है बेटा। ओ डैश टी क्या होगा, आप देखो इसमें ये 90 डिग्री है और ये आपका बी है, तो ये बेस हो जाएगा और ये एंगल थीटा है, कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, ठीक है। सॉरी ओ डैश टी हो जाएगा आपका बी साइन थीटा होगा, बी साइन थीटा अपान, अब क्या करना है, ओ डैश सी के लिए इस टोटल में से इसको माइनस करना है, इस टोटल में से इसको आपको माइनस करना। टोटल कितना बेटा, ये हो जाएगा ओ सी माइनस ओ डैश, ठीक है बेटा।
बी साइन थीटा, ओ सी कितना है बेटा, ओ सी इज़ नथिंग बट ए माइनस ओ डैश कितना है, ओ डैश आपका ये है, इसको आप निकालोगे तो बी कॉस थीटा आएगा, तो बी कॉस थीटा, तो ये tan फाइव डैश की वैल्यू बेटा, इसको कंपेयर करोगे, इन दोनों को कंपेयर करो, डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे जब आप थीटा इक्वल टू माइनस थीटा रखोगे तो ये माइनस हो जाएगा, बी की जगह माइनस रखोगे तो माइनस 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 प्लस, और ए में कोई फर्क नहीं आएगा, बी तो माइनस बी हो जाएगा तो माइनस आ गया, और कॉस थीटा इक्वल टू ये होता है, इसमें आप लिखोगे थीटा इक्वल टू माइनस थीटा पुट करो एंड बी इज इक्वल टू माइनस बी, तो जो आपको इसमें यूज करना है साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये आप रिजल्ट बेटा इसमें रखोगे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ट्रिग्नोमेट्री के, तो इनको आप इसमें पुट करोगे तो यही कंक्लूजन आएगा, तो ये आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे हम डिस्कस करते हैं अभी आगे क्या करना। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मीनिंग क्या बेटा, इसमें मोर देन टू वेक्टर्स होंगे, दो से ज़्यादा मतलब 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकते हैं, उनको आपको ऐड करना है, तो ज्योमेट्रिकली देखें तो कैसे ऐड करेंगे उसको आप समझ लो, बट वो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, क्योंकि आप से जब सपोज 3 फोर्स दे दिया इलेक्ट्रोस्टैट में, आपको 3 या 4 फोर्स दे दिया, उनको आपको रिजल्टेंट निकालना है, 4 फोर्स दिए हैं उनका रिजल्टेंट निकालना है, तो आप ज्योमेट्री बॉक्स लेके नहीं बैठोगे, वहाँ आप लाइन नहीं खींचोगे, मेजरमेंट नहीं लोगे, कि स्केलिंग नहीं करोगे, तो वहाँ पे आप ये मेथड अडॉप्ट नहीं करोगे, बट इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, वो बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो 4 वेक्टर हैं A B C D, सभी की डायरेक्शन आपको गिवन है, किस डायरेक्शन में है ये आपको, कभी कभी बेटा हम वेक्टर केवल ऐसे ही शो कर देते हैं, वो तो वेक्टर अंडरस्टूड होता है। तो आपको क्या करना है, इन्हीं वेक्टर्स को गिवन डायरेक्शन में पहला वेक्टर आपको ड्रा करना है, पहला वेक्टर आपने ड्रा किया ए हो गया, बी वेक्टर थीटा 1 के साथ है, तो बी वेक्टर आपने यहाँ पे बता दिया एंगल थीटा 1 है। ठीक है, एडिशन एक जैसे ही है। इसके बाद तीसरा क्या है, सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर को आपको थीटा 2 के साथ देना है, तो सी वेक्टर आपने दे दिया ये वेक्टर थीटा 2 के साथ। ठीक है बेटा, लास्ट वेक्टर डी है जो कि वर्टिकल है, इसको आपने ये डी बना दिया, ये वर्टिकल है यहाँ से 90 डिग्री, पहले के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, और तीसरे के हेड पे चौथे का टेल, और फिर चौथे के टेल हेड पे पाँचवें का टेल, और फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आप ज्वाइन कर दोगे, ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल, इसको आप ज्वाइन करोगे। ठीक है बेटा, इसको ज्वाइन करोगे तो ये जो आएगा रिजल्टेंट आएगा, और अगर ज्योमेट्री से आप करोगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेट, थोड़ा बहुत एरर जो होगी उसके साथ ये रिजल्टेंट आएगा। इसको आप लिखोगे A प्लस B, ये वेक्टर हैं सब, प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर, बट इसको आप ज्योमेट्री बॉक्स जैसे मैंने बताया था लेके नहीं बैठोगे। उसके लिए अल्टरनेटिव क्या है, इन सभी को रिजॉल्व करना, उसी को हम पढ़ते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, उसके बेस पे एक प्रॉब्लम भी करेंगे, और उसके पहले ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये भी 2 वेक्टर्स के लिए है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो क्या है। ठीक है बेटा, तो इसमें इतना ही था। अब इसमें आप ज्योमेट्री बॉक्स से थीटा, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन मेजर कर सकते हो, कितना है थीटा, ये कितना मैग्नीट्यूड आएगा उसको भी आप बता सकते हो देख के, साथ में ये मैग्नीट्यूड भी आप मेजर कर सकते हो, तो ये आ जाएगा। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन देख लो। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बेटा सिमिलर टू ट्रायंगुलर मेथड है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसमें देख लो क्या है, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे वही वेक्टर्स है हमारे A एंड दूसरा था B, तो आपको क्या करना है, A को ऐसे ड्रा करना है। और पहले क्या करते थे, पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखते थे। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, इसको हम यहाँ पे जो लॉ ऑफ ट्रायंगल था यहाँ पे हम B रख के इसको हम कर देते, बट अब इसको ऐसे नहीं करना, आपको इसी के टेल पे ही दूसरे का टेल रखना है, इसको आपको यहाँ पे रखना है, तो ये वेक्टर B हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना बेटा, अब आपको इसको और इसको साइड, ये एडजेसेंट साइड हो जाएंगी पैरेललोग्राम की, एडजेसेंट साइड होने के नाते इनको आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। तो कंप्लीट करोगे तो इसको A वेक्टर इधर आ जाएगा और B वेक्टर आपका
इसी डायरेक्शन में कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसका पैरेलल साइड है, इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे और ये इक्वल होंगे। अब इसको आपने ज्वाइन कर दिया इससे, ठीक है, तो ये रिजल्टेंट होगा आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर आप थोड़ा सा भी रिकॉल करो बेटा, थोड़ा सा भी जो ट्रायंगुलर मेथड में आपने पढ़ा था, तो सेम चीज़ है, ये था ये और ये था बी और ये एंगल था इनके बीच का थीटा, तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, तो ये भी थीटा होगा। तो लाभ ट्रायंगल से इसको आर निकालेंगे, सेम उसी तरीके से इसकी डायरेक्शन फाई भी फाइंड करेंगे। तो इसमें अगर आप कंक्लूजन निकालोगे तो वही आएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स। ठीक है बेटा, ये आएगा b साइन थीटा अपान a प्लस बी कॉस थीटा। सब्ट्रैक्शन करना तो वो भी सिमिलर हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में इसको आपको नीचे खींच देना है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये भी साइड इधर आ जाएगी। इसके बाद इसका जो पहले ये डायगोनल होगा, मतलब ये डायगोनल, ये इसका रिजल्टेंट शो करेगा, तो उसको भी आप ऐसे निकाल सकते हो। तो पैरेललोग्राम मेथड है। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में ही तक। अगर आप नए हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, साथ में जो आगे वीडियो आ रहे हैं वेक्टर में अभी एक दो मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में है उसी में एक दो वीडियो अभी मैं अपलोड करूँगा, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, बेसिक एलजेब्रा, जिसमें आपको आइडेंटिटी वगैरह रहेंगी, ये सब उसमें मिलेंगे। इसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैट 12th का स्टार्ट करेंगे, या रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन क्लास 11 के लिए मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे और 12th के लिए इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए आप चैनल में बने रहो, आपका प्यार मुझे ऐसे मिलता रहे, तो एक दिन तो मैं फिजिक्स में पूरी आग लगा दूँ, उसमें कोई टेंशन नहीं, बस आप साथ रहो मेरे साथ, तो फिजिक्स आपको बिल्कुल ईजी लगेगी और उसमें आप क्या बोलते हैं उसको, प्यार हो जाएगा उससे, आप उसी में चलते रहोगे, उसी में घूमते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो करो जो बता रहा हूँ। साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखो, अगर आप चैनल में नए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ में बच्चा पार्टी एक बात ये भी है, इसमें क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक सभी वीडियो फिजिक्स और मैथ के मिलेंगे, धीरे धीरे करके आपको सभी अपलोड हो जाएंगे, सभी मिलेंगे। तो आप जो आपके जो जूनियर बच्चे हैं उनको भी सजेस्ट करो वीडियो देखें ताकि हेल्पफुल हो। ठीक है, उनको आप शेयर करो, लिंक शेयर करने के बच्चा पार्टी को अपने आप आएंगे और इस सब्जेक्ट से उनको मोहब्बत और प्यार हो जाए। ठीक है, तो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।